एक। असॉल्ट से पहले सेक्सुअली एक्टिव थी? नहीं। इजैकुलेशन हुआ था उसका? बिना उसके कोई आदमी रुकता है क्या? हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करेंगे टॉप 8 हिंदी थ्रिलर मूवीज Amazon प्राइम पे। बिफोर वी स्टार्ट, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लीव अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। सेक्शन 375 एक इंटेंस कोर्ट रूम ड्रामा है जो कंसेंट, जस्टिस और लीगल लूप होल्स को एक्सप्लोर करता है। ये मूवी रेप एलिगेशंस जैसे सेंसिटिव इशू को इंडियन लॉ, स्पेसिफिकली आईपीसी का सेक्शन 375 के फ्रेमवर्क के अंदर एग्जामिन करती है। कहानी राहुल भट्ट के आसपास घूमती है, जो एक वेल नोन बॉलीवुड डायरेक्टर है, और उस पर उसकी जूनियर कॉस्ट्यूम डिजाइनर के रेप करने का आरोप लगता है। केस मीडिया सर्कस बन जाता है और पब्लिक ओपिनियन दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। एक तरफ एडवोकेट ऋचा चड्ढा और दूसरी तरफ एडवोकेट अक्षय खन्ना, जो रोहन की इनोसेंस प्रूव करने की जिद पर अड़े हुए हैं। कोर्टरूम में एक ग्रिपिंग बैटल चलती है जहां हर वक्त नैरेटिव फ्लिप होता रहता है और कहानी के साथ साथ सारी सच्चाइयां, झूठ और आधे सच सामने आते हैं। ये मूवी लीगल सिस्टम की इनएक्यूरेसीज दिखाती है और लॉ और जस्टिस के बीच का बैलेंस पर सवाल उठाती है। 3 एक एंगेजिंग हूडानिट थ्रिलर है। दादू, आई एम सॉरी दादू, मुझसे गलती हो गई। आपके बाद मारने चाहिए। कब खत्म होगा ये? जब तक इंसाफ नहीं मिलता। मुझे दूसरा मौका नहीं चाहिए। थैंक यू वेरी मच। ये मूवी सिंपल इंटेंशंस के साथ स्टार्ट होती है, लेकिन एंडिंग काफ़ी क्लेवर है। ये मूवी एक किडनैप चाइल्ड के डिसअपीयरेंस के आसपास घूमती है, जो दो लोगों की जिंदगी हिला के रख देती है। एक अमिताभ बच्चन, दूसरा नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जो एक पुलिसमैन से पादरी बन गया है और अपनी गलती के प्रायश्चित के लिए पूरी लाइफ चर्च को डेडिकेट कर देता है। अमिताभ बच्चन की जिंदगी का एक ही मिशन है, अपनी पोती एंजेला के किडनैप या मर्डर की मिस्ट्री को सॉल्व करना। चाहे उनकी एज हो, उनकी पुरानी स्कूटर या व्हील चेयर में उनकी वाइफ की केयर गिविंग ड्यूटीज, कुछ भी उनका मिशन कमजोर नहीं कर पाती। सीनियर सिटीजन के मैनरिज्म में स्पेक्स के ऊपर से देखना, उनका हाव भाव, सब उन्होंने परफेक्शन के साथ कैप्चर किया है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक एक्स कॉप जो गिल्ट और रिडेम्पशन के बीच झूल रहे हैं, फ्लॉलेस लगते हैं। विद्या बालन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सरिता के रोल में बहुत कंपेलिंग है। तीनों की प्रेजेंस मूवी को एंगेजिंग बनाती है। मिसिंग एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। तितली नीले स्ट्राइप्स का नाइट सूट पहना है उसने और 3 साल की है, लेकिन पानी से बहुत डरती है वो। क्या आपको लगता है तितली को किसी ने किडनैप किया है? जो एक 3 साल की बच्ची तितली के गायब होने की कहानी है। मॉरिशस के एक रिजॉर्ट में रात के अंधेरे में गायब हुई तितली के सर्च और उसके आसपास जो खुलासे होते हैं, वही इस मूवी की स्टोरी का बेस है। मनोज बाजपेयी एक कंपल्सिव लेकिन हार्मलेस फ्लर्ट है। वो अपने काम के ट्रिप के लिए मॉरिशस आए हैं। उधर से तबू, उनकी वाइफ, इंसिस्ट करती है कि वो उनकी बेटी तितली के साथ ही जाएगी वेकेशन पे। जब वो रिजॉर्ट में चेक इन करते हैं तो अगले दिन सुबह उनकी बेटी गायब हो जाती है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अन्नू कपूर और उनकी टीम इस केस को हैंडल करते हैं और वही इन्वेस्टिगेशन स्टोरी का मेन फोकस बनती है। 1990s में इंडियन सिनेमा में हॉरर मूवीज काफी रेयर बन रही थी, लेकिन राम गोपाल वर्मा इस ट्रेंड के ऑपोजिट थे। ये मूवी एक ऐसी रिस्की एक्सपेरिमेंट थी जो आसानी से डिजास्टर बन सकती थी। सिर्फ एक लोकेशन, सिर्फ 3 एक्टर्स, और जिसमें कि एक हीरो तो मूवी के हाफ में आता है। कोई गाना नहीं, कहानी सिर्फ एक रात में दिखाई गई है। और एक मेन स्ट्रीम हिंदी मूवी हीरोइन को उनकी ग्लैमरस इमेज से हटा के एक रूथलेस सीरियल किलर का शिकार बनाया गया। कोई भी डायरेक्टर ऐसे रिस्की प्रोजेक्ट को हाथ नहीं लगाता, बट रामू बिंग रामू, उन्होंने ये रिस्क लिया, ये मूवी बनाई, और आज ये मूवी हिंदी सिनेमा की सबसे बेस्ट थ्रिलर्स में से एक है। कौन एक टाइमलेस थ्रिलर प्रमाइस के साथ अनफोल्ड होती है, जिसमें उर्मिला घर में अकेली है और न्यूज देखती है कि सीरियल किलर शहर में घूम रहा है, जिससे वो काफी डरी हुई है। एंड जस्ट टू सेट द मूड ऑफ हॉरर, तूफान और बारिश भी शुरू हो गई। अब यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन टेंशन तब शुरू होती है जब दरवाजे की घंटी बजती है। नहीं, ये नहीं, असली दिखाओ भाई। और घंटी कौन बजाता है? समीर, यानी कि मनोज बाजपेयी। समीर बार बार मिस्टर मल्होत्रा के बारे में पूछता है, जिस वजह से उर्मिला काफी अनईजी हो जाती है और एक थ्रिलिंग कहानी का बेस सेट हो जाता है। उर्मिला का करेक्टर अपनी हेजिटेशन के बावजूद समीर की प्रेजेंस को टॉलरेट करता है। अब बारिश में मनोज बाजपेयी का सैंडविच खाने का मन करता है, तो उर्मिला उसको सैंडविच बना के देती है। और बाद में भाई साहब बोर होते हैं तो उर्मिला उसको किचन की खिड़की से ही पर्दा हटा के टीवी देखने देती है। वही टिपिकल हॉरर प्लॉट। ऊपर से वो एक झूठा एक्सक्यूज भी बनाती है कि उसके हस्बैंड मिस्टर गुप्ता ऊपर सो रहे हैं, ताकि मनोज
वाजपेयी घर से चले जाएं। इसके बाद मनोज वाजपेयी कहते हैं कि उन्होंने उसके हस्बैंड को फर्स्ट फ्लोर पे देखा है। ये सुन के उर्मिला और भी डर जाती है क्योंकि वो तो घर में अकेली है। इसके बाद जो घर में इवेंट्स होते हैं वो आप मूवी में देखिए। बच्चों की किडनैपिंग में 80% मामलों में फिरौती की कॉल नहीं आती, लेकिन जिसमें आती है इस मूवी में उसके बारे में बताया गया है। गैंग्स ऑफ वासेपुर की सक्सेस के बाद अनुराग कश्यप कुछ अलग थ्रिलर बनाना चाहते थे। मूवी बहुत अच्छी थी पर थिएटर में नहीं चली। चलेगी भी कैसे, भाई ने पीके के 1 हफ्ते बाद ही रिलीज कर दी। बेटा 5 मिनट्स के लिए यहाँ बैठ, मैं एक छोटा सा काम करके आता हूँ। भाई साहब उस गाड़ी में एक बच्ची बैठी थी, आपने देखी तो नहीं? कहाँ छोटी बच्ची थी गाड़ी में, देखी कितने देखो। कौन बज रहा है तुम्हारा? ये तो अब हमें पता ही है कि वी लिव इन अगली वर्ल्ड, लेकिन इस मूवी में अंडरवर्ल्ड डॉन या ग्लैमरस स्टार्स नहीं है जिनकी हम अक्सर अगली साइड्स देखते हैं। इंस्टेड इस मूवी में हम अपनी खुद की अगलीनेस देखते हैं। मूवी कैरेक्टर वाइज तो अगली है ही, बट अपीयरेंस वाइज भी अगली है क्योंकि मोस्टली डार्क में शूट हुई है। जस्ट टू सेट द टोन, अगली की दुनिया हम जैसे लोगों की है, जिन लोगों का बुरा टाइम चल रहा है और वो लोग किसी न किसी मोड़ पे आके एक ऐसा ड्रास्टिक डिसीजन लेते हैं जिससे उनकी लाइफ का डेड एंड आता है। सरफेस पे देखा जाए तो अगली मूवी 10 साल की बच्ची की किडनैपिंग स्टोरी है, बट ये मूवी तब ड्रास्टिक टर्न लेती है जब हर एक इंसान इस सिचुएशन का फायदा उठाता है। मूवी यूट्यूब पर ही फ्री में अवेलेबल है। द स्टोनमैन मर्डर्स एक सीरियल किलर की कहानी है जो 80s में मुंबई के मर्डर्स पर बेस है। ये केस आज भी अनसॉल्व्ड है। किलर पहली बार बॉम्बे में 1985 से 1987 के बीच में एक्टिव हुआ, जहां उसने 12 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। लोग उसको पत्थर मार बोलते थे। फिर 2 साल ये सिलसिला रुका रहा, लेकिन 1989 में ये फिर से शुरू हुआ। कहाँ? जो बॉम्बे से 2000 किलोमीटर दूर कलकत्ता में। वहाँ उसने फिर से 12 लोगों की जान ले ली। लेकिन इस फिल्म की खासियत इसकी स्मार्ट स्टोरी टेलिंग के तरीके में है, जो सिनेमैटिक वे में इन मर्डर्स का केस सॉल्व करती है और साथ में ये भी बताती है कि केस आज भी पुलिस के पास अनसॉल्व्ड है। इंस्पेक्टर के मेनन को उनके वॉयलेंट नेचर की वजह से सस्पेंड कर दिया जाता है, बट वो फिर भी अपनी इमेज सुधारने के लिए इस केस को सॉल्व करते हैं। मूवी में सीरियल किलर फुटपाथ पे सोए हुए लोगों को पत्थर से मारता है। ये मूवी यूट्यूब पर ही अवेलेबल है। अर्बन सेटिंग में बनी ये कहानी राम गोपाल वर्मा की भूत मूवी की याद दिलाती है, जिसमें एक परिवार अपने नए अपार्टमेंट में शिफ्ट होता है जिसका नंबर है 13B। ये एक टिपिकल इंडियन स्टाइल फैमिली है जिसमें मनोहर यानी कि आर माधवन, उसकी पत्नी, उसकी माँ, उसके भाई, भाभी, बच्चे सब मिलके रहते हैं। शुरू में आर माधवन को बिल्डिंग में कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन वो इग्नोर करता रहता है, जैसे कि लिफ्ट का ना चलना, पार्किंग में लाइट ना होना वगैरह वगैरह। अब हॉरर है तो इतना होगा ही। सब कुछ तब कंफ्यूज हो जाता है जब एक दिन वो अपने परिवार के साथ बैठ के टीवी सीरियल देखता है। धीरे धीरे आर माधवन को समझ जाता है कि सीरियल की कहानी उसकी असली जिंदगी के स्क्रीन प्ले से मिलती है। सीरियल के कैरेक्टर्स उसकी फैमिली के मेंबर्स के साथ एग्जैक्ट मैच करते हैं और शो में जो दिखाया गया है वो रियल लाइफ में उसकी फैमिली के साथ हो रहा है। अब मनोहर को रियल और वर्चुअल लाइफ के बीच की दुनिया के कनेक्शन को समझना है, क्योंकि उसकी और उसकी फैमिली की जिंदगी दांव पे है। ये कहानी आपको अंदर से हिला देगी। मई 16, 2008 14 साल के आयुषी का मर्डर हो जाता है। कैसे? चाकू से गला काट के। कहाँ? नोएडा में। तलवार मूवी आयुषी डबल मर्डर केस पे बनी है, जो कि रश्मोर इफेक्ट का यूज करके तलवार परिवार, उसके माँ बाप की कन्विक्शन पर सवाल उठाती है। रश्मोर इफेक्ट यानी कि जितने लोग उतनी कहानी। केस तो खत्म हुआ